प्रिय विद्यार्थियों, हम शासन के विविध अंगों की चर्चा कर रहे थे और उस क्रम में कल के लेक्चर में हमने संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में जाना। आज इस लेक्चर में हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर इन दोनों ही शासन प्रणालियों में अंतर किया जाता है। जैसे कि जहाँ संसदात्मक सरकार होती है वहाँ कार्यपालिका और विधानमंडल का अभिन्न संबंध होता है, अर्थात कार्यपालिका विधानमंडल का एक अहम अंग होती है, उसका अभिन्न हिस्सा होता है, उसी में से उसका निर्वाचन होता है और अपने समस्त कार्यों के लिए यह कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, उसकी व्यवस्थाएं कुछ भिन्न हैं। इसमें कार्यपालिका कानूनी रूप से व्यवस्थापिका से पूर्णतया पृथक होती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधानमंडल का अभिन्न अंग होती है, उसी में से उसका चयन होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका कानूनी रूप से व्यवस्थापिका से पूरी तरह से अलग या पृथक होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्यों में से उसका चयन नहीं होता है, उसमें से उसका गठन नहीं होता है और कार्यपालिका अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। तो आप ये दोनों बातें बेसिक रूप से आप समझ गए होंगे, अंतर क्या है दोनों में। यदि हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को सामने रखें तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य उनमें क्या संबंध है, इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होती है, उसी में से उसका गठन होता है और वह अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। और वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पूर्णतया विधानमंडल से पृथक होती है और अपने कार्यों के लिए वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और जो भी नीतियाँ वो बनाती है वो स्वतंत्र रूप से बनाती है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। और हम यदि गहराई से अध्ययन करें तो आप ये जान पाएंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उस सिद्धांत के आधार पर ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलन में आई, क्योंकि उसमें कहा गया था कि शासन की तीनों शक्तियाँ, कार्यपालिका, विधानमंडल की शक्तियाँ और न्यायपालिका की शक्तियाँ, ये तीनों शक्तियाँ यदि एक ही व्यक्ति या एक समूह विशेष के हाथ में आ जाएंगी तो वो समूह, वो व्यक्ति आतताई हो सकता है, निरंकुश हो सकता है। इसलिए प्रजातंत्र के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, लोगों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय को प्राप्त करने के लिए शासन के तीनों अंग की शक्तियां विभाजित होनी चाहिए। तीनों अंग स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्यों को करें और एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। इसी सिद्धांत को कहा गया था शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मूलतः इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होकर संविधान के द्वारा प्रदान की गई समस्त शक्तियों के आधार पर शासन का संचालन करती है। और इसमें देखा गया है कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अब हम इन्हीं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषताएं हैं या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या मूल विशेषताएं, उनको क्रमशः जानने का प्रयास करते हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसमें शक्तियों के पृथक्करण को अपनाया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान में दिया होता है, अर्थात शक्तियों के विभाजन की बात संविधान में लिखित होती है और उसी के आधार पर यहाँ शासन की जो शक्तियों का विभाजन है उसके आधार पर ही कार्यपालिका और विधानमंडल अपने अपने निर्धारित कार्यों को संपादित करती हैं। दूसरी इसमें जो विशेषता देखी गई है वो है कि इसमें राष्ट्राध्यक्ष, राज्य सरकार दोनों का ही वास्तविक प्रधान होता है।
संसदीय सरकार की तरह उसकी स्थिति नाम मात्र की नहीं होती है। जैसा कि जब हमने संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था तो मैंने आपको स्पष्ट किया था कि संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। जैसे कि भारत में हम देखें तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका हुआ और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका हुआ। ब्रिटेन के संविधान को देखें तो वहाँ भी जो वहाँ का राजा है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ की वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन अध्यक्षीय प्रकार की शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। वहाँ राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अर्थात राज्य की कार्यपालिका या सरकार की कार्यपालिका एक ही होती है, अर्थात वास्तविक प्रधान एक ही होता है। संसदीय प्रकार की सरकार की तरह या संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था की तरह दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है, अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका का कोई अस्तित्व अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नहीं देखा गया है। एक अगली जो विशेषता है वो इसमें यह है कि इसमें कार्यपालिका को विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त रहती है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और उसका उत्तरदायित्व तो केवल संविधान के प्रति ही रहता है। इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल भी निश्चित होता है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। संविधान में निश्चित तो होता है, लेकिन इसके अलावा वो कभी भी यदि उसका अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है विधानमंडल में तो वो उसको अपना पद से हटना होता है और पुनः चुनाव होते हैं, या जिस दल को विधानमंडल में बहुमत होता है वो दल अपनी सरकार को गठन करता है। लेकिन अध्यक्षीय प्रकार की कार्यपालिका में जो शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और संविधान में कार्यकाल के बारे में स्पष्ट उल्लेख भी दिया होता है। जैसे कि अमेरिका के संविधान में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष से पहले उसको पदच्युत नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। इसमें अध्यक्षीय प्रकार की शासन प्रणाली में नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में अंतर नहीं किया जाता। जैसा मैंने आपको बताया, राज्य का अध्यक्ष सरकार का भी अध्यक्ष होता है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नर दोनों होते हैं इसमें। एक अलग बात इसमें और देखी गई है वो है कि इसमें राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है। एक विशेषता ये भी देखी गई है कि अध्यक्षीय प्रकार की शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जैसी संस्था का अभाव पाया जाता है। राष्ट्रपति शासन संचालन के लिए अपने स्वामिभक्त सहयोगियों को नियुक्त कर लेता है और इसलिए कैबिनेट जैसी संस्था से मुक्त रहता है। इसमें कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग व उत्तरदायित्व का भार राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष पर ही होता है। दूसरी बात अध्यक्षीय प्रकार की शासन प्रणाली में ये भी देखी गई है कि इसमें विधानमंडल सरकार के अन्य अंगों से सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वह महाभियोग द्वारा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। इसमें कार्यपालिका जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहती है और इसी कारण वाटरगेट कांड में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने अपना उत्तरदायित्व मानते हुए त्यागपत्र दिया था। वहीं न्यायपालिका को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त रहती है, जिसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के गतिरोध दूर हो सके हैं। यहाँ आपको स्पष्ट कर दूँ, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसमें विधानमंडल के द्वारा पारित कोई कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किया कोई कानून यदि संविधान की मूल आत्मा या प्रावधानों के विरुद्ध है तो उस सीमा तक उस कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित कर देता है। इस प्रकार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल में यदि कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान करने के लिए अधिकृत है। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से आधार पर यह स्पष्ट है कि अध्यक्षीय प्रकार की जो शासन प्रणाली है उसमें शासन का अध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान ना होकर वास्तविक कार्यपालिका होता है, वास्तविक प्रधान होता है। उसकी शक्ति व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर नहीं होती तथा एक निश्चित अवधि तक हुए अपने पद पर रहता है। वह अपनी सहायता के लिए जिन मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो सामान्यतः सचिव कहे जाते हैं, वह सब
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानमंडल के प्रति नहीं होते। अमेरिकी शासन व्यवस्था अध्यक्षीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका के क्षेत्र में तथा कांग्रेस जो वहाँ की विधानमंडल है व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। उन दोनों को ही जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। राष्ट्रपति अपने राजनीतिक कार्यों व नीतियों के लिए विधानमंडल जो कांग्रेस है वहाँ की उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व सामर्थ्य से पदच्युत नहीं किया जा सकता। महाभियोग एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है और ऐसे अवसर प्राय प्राप्त नहीं होते। तो इन आधारों पर आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अध्यक्षीय प्रकार की शासन प्रणाली क्या है और इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं और संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली से मूल रूप से किन किन बातों पर ये भिन्न है। आशा है ये विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।